ठीक है, तो जो हमने ये वन डायमेंशनल स्पेस और वन डायमेंशनल टाइम का ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ प्लॉट करा है, जिस पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है स्पेस और वाई एक्सिस पे लिया है टाइम। इसमें देखते हैं हम लोगों किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। जैसे अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इस वर्टिकल लाइन का मतलब ये हो गया कि हम लोग किसी एक पोजीशन पर बैठे हुए हैं और टाइम बढ़ रहा है। ये ऐसे हो गया जैसे कि एक चेयर पर बैठे रहना, आपकी पोजीशन वही है लेकिन टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हो। जैसे बोल देते हैं ओमनीपोटेंट होना, कि एक ही टाइम पर अलग अलग जगह प्रेजेंट होना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर एक कमी भी है, वो कमी है नेगेटिव वाई एक्सिस की, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब हो गया पास्ट में जाना, जिसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करना सही रहेगा। यहाँ मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक, स्पेस टाइम में अगर हम लोग और गहराई में जाना चाहें, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन की जगह एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, सीधी लाइन का मतलब हो गया कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर हम लोग उसकी स्लोप 1 माने तो। ठीक, अगर हम लोग स्पेस टाइम में और थोड़ा गहराई में जाएं इसे समझने के लिए, तो पहले हम लोग समझना होगा वर्ल्ड लाइन को। वर्ल्ड लाइन, वर्ल्ड लाइन हम लोग अपनी ज़िंदगी में जिन जिन जगह जाते हैं, जिन जिन जगह आते हैं, वो जो पाथ होता है उस पाथ को हम बोलते हैं वर्ल्ड लाइन। जैसे हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, जब हम लोग वन डायमेंशनल टाइम को भी अगर इसमें इंक्लूड करें तो हमारा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम बनेगा। इस स्पेस टाइम में हमारा एक पाथ डिफाइंड होगा, जिस पाथ के ऊपर हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। जहाँ आएंगे, जहाँ जाएंगे, जो करेंगे वो उस पाथ के ऊपर हम लोग दिखा सकते हैं, वो होगी हमारी वर्ल्ड लाइन। अच्छा, स्पेस टाइम के साथ एक दिक्कत है, स्पेस और टाइम दोनों ही अलग अलग हमारे कांस्टेंट नहीं हैं। टाइम हमारा बार बार चेंज होता है, जैसे कि हम लोग टाइम डायलेशन में देख चुके हैं। स्पेस हमारा चेंज हो सकता है, जैसे हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे 2 ऑब्जर्वर हैं या 2 हमारे पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, पर्सन ए हमारा रेस्ट में है, पर्सन बी हमारा मोशन में है, रिलेटिव मोशन में है ए के, और ये दोनों 2 इवेंट्स, और हमारे 2 इवेंट होते हैं। एक होता है इवेंट एल, मान लीजिए कहीं कोई एक्सप्लोजन हुआ है। एक होता है इवेंट टाइम, मान लीजिए यहाँ पर भी कोई एक्सप्लोजन हुआ है। कोई भी इवेंट हो सकता है, किसी से मिलना है, कुछ भी। इवेंट ए के लिए एल और एम के बीच की दूरी अलग अलग होगी, मान लेते हैं एल से, इसमें इसे स्मॉल एल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पर्सन ए के लिए इन दोनों के बीच की दूरी है एल, तो पर्सन बी के लिए दूरी होगी एल डैश। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। वैसे टाइम के लिए होगा, अगर टाइम इनके लिए ए के लिए ये लोग टी टाइम पर हो रहे हैं तो बी के लिए टी डैश टाइम पर होंगे, ये भी बराबर नहीं होंगे, टाइम डायलेशन अप्लाई होगा। तो ऐसे बेहतर समझने के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए या एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो दोनों के लिए बराबर हो, और वो क्वांटिटी या वो प्रॉपर्टी होती है हमारी स्पेस टाइम इंटरवल। ये इनके लिए बराबर होता है। स्पेस टाइम इंटरवल हम लोगों को मिलता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में दिखाना चाहूँ तो ये हमारा कुछ होता है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। इसमें एक्स, अच्छा यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, हम लोग ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं प्लस प्लस माइनस वाला, लेकिन ये माइनस के साथ भी हो सकता है और ये सकता है प्लस का साइन आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आगे चीज़ें चेंज हो जाती है। लेकिन मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, कई बुक्स में आपको ये वाला भी देखने को मिल जाता है। इसमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो हमारे लोकेशन के कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, और सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर हमारा टाइम का कोऑर्डिनेट का काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक इवेंट हुआ है एल,
दूसरा इवेंट हुआ है m, l है x1 y1 z1, m है x2 y2 z2। इन दोनों की कोऑर्डिनेट ये होगा, ये हो रहा है t1 टाइम पर, ये हो रहा है t2 टाइम पर, ठीक है। अब इन दोनों इवेंट्स को होते हुए दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं। एक ऑब्जर्वर तो है a जो कि है रेस्ट पर, और दूसरा ऑब्जर्वर है b जो कि है मोशन पर। अब a के लिए इसका स्पेस टाइम इंटरवल हो सकता है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। और b जो कि a से रिलेटिव मोशन में है, उसके लिए इसका स्पेस टाइम इंटरवल हो सकता है डेल्टा एक्स डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर। अब सेपरेटली ना देखा जाए तो इसकी लोकेशन अलग हो सकती है, इसका टाइम्स के टाइम्स अलग हो सकता है, लेकिन ये पूरी इक्वेशंस आपस में बराबर होंगी क्योंकि स्पेस टाइम इंटरवल इनवेरिएंट होता है। इसे हम लोग इनवेरिएंट स्पेस टाइम भी बोलते हैं, स्पेस टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को वापस से हम उस दुनिया में लेके जाएं जहां वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक ही एक्सिस एग्जिस्ट करती है, वो होता है एक्स एक्सिस, जिसके प्राणी बस उस दुनिया के जीव या प्राणी बस आगे और पीछे जा सकते हैं। तो उनके लिए हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अगर मैं इसके एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो इस दुनिया के लिए स्पेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आएगा सी डेल्टा टी स्क्वायर बल्कि सी यहाँ पर आएगा सी टी और यहाँ पर आएगा एक्स। अब यहाँ पे मैं दो इवेंट्स होते हुए मान लूँ, एक है इवेंट एल और दूसरा है इवेंट एम। तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ पर। ये है CT1, ये हो जाएगा CT2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी हमारी T2 माइनस T1 और ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी x2 माइनस x1। अब अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी, अगर हम इस डिस्टेंस को s मान लें, s स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, या फिर सिंपली हम इसे कह सकते हैं एस स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, बल्कि प्लस में होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाया है हमने यहाँ पर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो हमें साइन प्लस में मिल रहा है। ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पार्ट है यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, और यूक्लिड्स ज्योमेट्री यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। यहाँ से शुरू होती है एक बिल्कुल नई दुनिया, एक नई ज्योमेट्री, जिस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन आना चाहिए माइनस का। अब उस ज्योमेट्री के ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो बन सकती है, बहुत डीप टॉपिक है, मैं उसमें यहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन एक आइडिया आप ले लीजिए कि यहाँ पर हमारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, जो हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री लगाते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं, यहाँ से अलग ही दुनिया शुरू होती है, एक अलग टाइप की ज्योमेट्री शुरू होती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस साइन आता है। अब इस इक्वेशन और इसके जो साइन हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। इससे हम लोग इंटरवल्स को तीन बेसिक टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा टाइप होता है टाइम लाइक इंटरवल्स। टाइम लाइक इंटरवल्स वो इंटरवल होते हैं जो सिर्फ टाइम से सेपरेटेड होते हैं, मतलब वो एक ही स्पेस में होते हैं लेकिन उनका टाइम अलग अलग होता है। इसका एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल ये है, आप मान लीजिए किसी स्पेसशिप में है, आपके आसपास कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा 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 है, और वहाँ पर एक बच्चा बर्थ लेता है, मतलब उसकी ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई, और वो अपनी दो हार्ट बीट्स लेता है। पैदा होने के बाद पहली धड़कन जो उसके दिल की निकलती है वो हो गया इवेंट ए, और जब उसका दिल दूसरी बार धड़कता है वो हो गया इवेंट बी।
अब स्पेस उस बच्चे की वही रही है, लेकिन उसके हार्ट बीट का जो इवेंट है वो स्पेस तो वही है, बस उसमें टाइम का डिफरेंस है कि पहली धड़कन दूसरी धड़कन के बीच में जो फ़र्क है वो टाइम का फ़र्क है। बाकी उसकी लोकेशन वही है जहाँ पे वो पैदा हुआ। ठीक है, बल्कि ज़ीरो किसी, ठीक, ज़ीरो हमेशा किसी न सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 0 सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, मतलब वही हो गया कि स्पेस वही है और जो फ़र्क आ रहा है वो टाइम की वजह से आ रहा है। इन्हें हम बोलते हैं टाइम लाइक इंटरवल। सिमिलरली हमारे होते हैं स्पेस लाइक इंटरवल। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा डेल्टा एक्स स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। मतलब अगर डेल्टा एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आया तो क्या होगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर से। कम से कम अगर मैं इसकी वैल्यू लेके जाना चाहूँगा तो डेल्टा टी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जो भी फ़र्क आएगा अब वो बस स्पेस में आएगा, टाइम वही रहेगा। जैसे कि आप लोग दिवाली आई, आपने क्रैकर्स जलाया या अर्थ पर, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो यहाँ से कई लाइट ईयर्स दूर है उससे किसी एक प्लैनेट पर। अब किसी एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आप दोनों ने वो चीज़ सेम टाइम में करी तो उसमें टाइम तो वही रहा, बस स्पेस का फ़र्क आ गया। अच्छा, तीसरे टाइप का इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसे हम बोलते हैं लाइट लाइक इंटरवल। लाइट लाइक इंटरवल का मतलब क्या हुआ, अगर लाइट लाइक इंटरवल की हम लोग परिभाषा या डेफिनेशन समझनी चाहें तो आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि दो ऐसे इवेंट जिनके बीच बस एक फोटोन का फ़र्क है। फोटोन अगर किसी को नहीं पता क्या है तो ये लाइट के पार्टिकल्स आप समझ सकते हैं, इन्हें बहुत बेसिक शब्द में समझा रहा हूँ कि मतलब फोटोन से मिलकर लाइट बनी है, बस ऐसा समझ लीजिए। ये कब होता है, जब हमारा डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है 0 के, जिसकी वजह से डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर के। अब इसमें फ़र्क किसकी वजह से आ रहा है, इसमें फ़र्क बस आ रहा है सी स्क्वायर की वजह से। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो दो इवेंट मान लेते हैं। इवेंट ए है सन से किसी फोटोन का निकलना, और इवेंट बी है उस फोटोन का आपकी आँख में जाकर, आपकी आई सेल्स जो होते हैं उस सेल्स पे जाकर लगना, इसकी वजह से आप फिर उसे देख पाते हैं, उस इमेज को देख पाते हैं। तो सन से वो फोटोन निकल रहा है और आपकी आँख में जा रहा है, फिर आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में बस एक फोटोन का फ़र्क है। तो इसे हम बोलते हैं लाइट लाइक इंटरवल। ठीक, एक और टॉपिक इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, नहीं बल्कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसमें क्या होता है कि जो दो इवेंट मेरे लिए एक साथ हो रहे हैं वो हो सकता है दो इवेंट किसी और के लिए एक साथ ना हो रहे हों। अगर वो मुझसे अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो हो सकता है वो दो इवेंट होते हुए उसे एक साथ ना दिखाई दे और मुझे वो एक साथ होते हुए दिखाई दें। जैसे कि एक ट्रेन है जो बहुत तेज़ स्पीड पर चल रही है, मैं इस ट्रेन के बीच में खड़ा हूँ। इस ट्रेन के शुरुआत में और एंड में दो लाइटनिंग स्ट्राइक होते हैं। क्योंकि मैं इसके बीच में खड़ा हूँ, मेरी स्पीड और ट्रेन की स्पीड सेम है, तो मुझे ये दो इवेंट ए पीछे वाला लाइटनिंग स्ट्राइक, इवेंट बी आगे वाला लाइटनिंग स्ट्राइक सेम टाइम होते हुए दिखाई देगा। हालांकि जो इंसान बाहर खड़ा है जो कि रेस्ट पर है, इसके लिए मतलब हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है और हमारे रिस्पेक्ट में ये चल रही है, ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो ये पार्ट उससे दूर जा रहा है, ये वाला पार्ट उसके पास आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को ये चीज़ पहले होती हुई दिखाई देगी और ये चीज़ बाद में होती हुई दिखाई देगी, जबकि हमें ये दोनों इवेंट साथ में होते हुए दिखाई देंगे। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। मतलब हो सकता है जो हमारा ना हो किसी और के लिए ना हो, वो उसके लिए अलग अलग इवेंट हो, हमारे लिए जो इवेंट साथ में हो रहे हैं वो उसके लिए इवेंट अलग अलग हो। ये डिपेंड करता है हम उसे किस फ्रेम और रेफरेंस से देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेन के ऊपर सवार थे, हमारी स्पीड उतनी थी, ट्रेन की स्पीड थी। यहाँ आदमी बाहर खड़ा हुआ देख रहा है जो कि हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और ट्रेन हमारे रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक,
यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है हमारी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाने की ज़रूरत तब पड़ी जब हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने ये स्पेस टाइम फैब्रिक जो डिज़ाइन करा है आइंस्टाइन की पहली थ्योरी में, वो सिर्फ तभी वैलिड है, या मुझे कहना चाहिए वो सिर्फ तभी काम करता है जब हमारे पास दोनों ऑब्जर्वर जो हैं वो दोनों बिना किसी एक्सेलरेशन के जा रहे हों, मतलब उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो और वो लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं से एक्सेलरेशन आ जाती है या फिर कहीं से ग्रेविटी आ जाती है, तो क्या होगा? इसके लिए आप लोग पहले एक चीज़ कंसिडर कर, हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मान लेते हैं आप एक रूम में बैठे हैं, पर्सन ए एक रूम में बैठा है, पर्सन बी दूसरे रूम में बैठा है। जिस रूम में पर्सन ए बैठा है उसे नहीं पता वो किस में है, पर्सन बी को नहीं पता वो किस रूम में है। इन दोनों में से मान लेते हैं ये वाला रूम सिर्फ हमें पता है हम क्या करने जा रहे हैं। ये रूम तो है अर्थ पर, और ये वाला जो रूम है, ये वाला रूम है एक रॉकेट में, जो कि रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन है इसका 9.8 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, मतलब जितना हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उतना ही है ये अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अब इन दोनों को पता लगाना है कि ये दोनों किस टाइप के रूम में बैठे हैं। तो ये दोनों कैसे पता लगाएंगे? इसका जवाब है ये दोनों पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये दोनों अलग रूम्स में बैठे हैं। जैसे कि अगर ये लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहें, ये लोग अपने नीचे एक वेइंग मशीन रखना चाहें, तो वेइंग मशीन हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखती है, वो इसका वही वेट दिखाएगी जो इसका दिखाएगी यहाँ पर। अगर ये लोग बीम ऑफ लाइट भी यहाँ तक छोड़ेंगे तब भी वो यहाँ पे भी बैंड करेगी, यहाँ पर भी बैंड करेगी। ये दोनों कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे कि आखिर इनमें से कौन सा इंसान किस टाइप के रूम में है, उस रूम में जो अर्थ पर है या उस रूम में जो रॉकेट में ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये पूरा क्लोज रूम है, इन्हें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम लोगों ने एक बीम ऑफ लाइट इस स्पेसशिप पे चाहे इस पर छोड़ी, तो कायदे में हम लोग जानते हैं कि जो लाइट की रे है वो शॉर्टेस्ट से डिस्टेंस लेती है, तो उसे जाना चाहिए बिल्कुल सीधा सामने वाली वॉल पर। लेकिन जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाइट बिल्कुल सीधे नहीं जाती सामने, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है। अब वो कितना नीचे जाएगी डिपेंड करता है आप ये एक्सपेरिमेंट कर कहाँ पे रहे हैं। अर्थ पर ये फ़र्क इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नेग्लिजिबल फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन अगर आप हाईली एडवांस इक्विपमेंट चेक करेंगे तो आपको उसमें भी फ़र्क दिखाई देगा। ये हल्का सा फ़र्क जो आता है हाइट में, यहाँ से शुरू होती है हमारी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की सारी कहानी। ऐसा क्यों हुआ? आइंस्टाइन ने सोचा। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ ये वाले सब आइंस्टाइन की इमेजिनेशन में चल रहा है, ये अभी तक कहीं पर असल में नहीं हुए थे उस टाइम तक। उसके बाद खैर हुए भी और ये सही भी निकले। आइंस्टाइन ने सोचा कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है क्योंकि वो उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है। अब लाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेती है, ये बात सत्य है, इस चीज़ को हम नहीं निकाल सकते। लाइट लेती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइट यहाँ पे कर्व हो गई, ये बात भी सत्य है, हम इसे नहीं निकाल सकते, हमने देखा। तो लाइट कर्व हो गई, या फिर लाइट ने कर्व्ड पाथ लिया। अगर इन दोनों को इक्वेट करें, इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व्ड पाथ ही है। हम लोगों ने अभी देखा है इससे पहले स्पेशल थ्योरी के अंदर कि जो भी चीज़ दुनिया के अंदर मूव करती है, चाहे वो लाइट हो, इंसान हो, कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ हो, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से होते हुए जाती है, जिसे हम बोलते हैं 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम हमारे लिए जो होता है। आप इसे अगर बहुत ही आम भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, हम इसे ऐसे मान लेते हैं कि यह है हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक। जो भी चीज़ मूव करेगी वो इसके ऊपर नीचे जहाँ भी मूव करेगी हम उसे प्लॉट कर पाएंगे और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी।
स्ट्रेट लाइन में जब तक मूव करेगी तब तक उस फैब्रिक के अंदर किसी तरह का कोई मुड़ाव नहीं आ जाता। अगर मैं फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ देता हूँ तो कैसे, अगर मैं फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ देता हूँ तो कैसे मूव करेगी, तो लाइट फिर ऐसे मूव करेगी कर्व पाथ पे, यूँ। जब तक सीधा है तब तक तो सीधे जाएगी, लेकिन अगर हम लोग स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ देते हैं तो लाइट या कोई भी चीज़ जो भी इस पर चलेगी वो भी कर्व पाथ पर ही चलेगी, क्योंकि जाना तो इसके थ्रू ही है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ये लग सकता है क्योंकि पेपर एक 2D है और हम 3D बीइंग है और हम बात कर रहे हैं 4 डायमेंशन स्पेस टाइम के बारे में, लेकिन एक रफ आइडिया के आप समझिए कि यही है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। जो भी चीज़ आएगी जाएगी, चाहे वो लाइट का फोटोन हो या फिर कोई मैसिव बॉडी हो, वो इसी के थ्रू आएगी जाएगी। जब तक स्ट्रेट है तब तक सीधे चल रही थी, लेकिन जब कर्व हो गया तब इसे ऐसे ही जाना पड़ेगा, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब जो आइंस्टाइन की जो पहली थ्योरी थी जिसमें वो इसे कर्व नहीं मान रहे थे, उसमें ये कमी थी। असल में स्पेस टाइम कर्व भी हो सकता है। अब इसे कर्व कौन कौन चीज़ें कर सकती हैं? इसे कर्व कर सकता है मास, एनर्जी। अब मास और एनर्जी आपके लिए समझना आसान होगा क्योंकि E=mc² इक्वेशन सुनी इक्वेशन होती है, बहुत फेमस इक्वेशन है। लेकिन अगर आप नहीं भी समझो तो आप मोटा मोटा मान लो कि इसे मास ही कर्व कर सकता है। हालांकि प्रेशर और मोमेंटम जैसी चीज़